हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम मोहन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवहट्ट भाषा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का यह अपना अंतिम 12वां वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी अपर क्लास एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का इसमें समावेश किया गया है और ये जो बहुत ही ढूंढ करके बहुत ही मेहनत से इसको हमने बनाया है। और जो है अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह अवहट्ट भाषा का प्रश्नोत्तरी का जो है 12वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। चूँकि यह हमारा अवहट्ट भाषा का 12वां वीडियो है और अपभ्रंश भाषा और प्राचीन हिंदी जो प्राचीन आर्य भाषा है उसका हम 10 वीडियो एक अलग जो है प्लेलिस्ट में बनाए हैं और ये अवहट्ट भाषा संबंधित ये 12 वीडियो हमारा अलग प्लेलिस्ट में रहेगा। आप जब भी आपको मन करे तो आप इसमें जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के अवहट्ट भाषा और अपभ्रंश भाषा संबंधित जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम बिना देरी किए अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है अपभ्रंश को ही अवहट्ट किसने माना। कभी कभी जो है कथन के रूप में भी जो है प्रश्न पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में कि जो है किसका कथन है, अवहट्ट भाषा के विषय में किसका क्या कथन है, अपभ्रंश भाषा के विषय में कौन क्या कहा है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न आते रहते हैं, तो उनका भी मैंने इसमें समावेश किया है। अपभ्रंश को ही अवहट्ट किसने माना, माने अपभ्रंश भाषा को ही अवहट्ट, मतलब अपभ्रंश और अवहट्ट एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि अपभ्रंश को ही अवहट्ट किसने माना। अपभ्रंश भाषा को ही अवहट्ट मानने वाले कौन से जो है आलोचक रहे हैं, तो डॉक्टर नामवर सिंह। कौन रहे हैं? डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है। दूसरा प्रश्न है पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश किसने कहा। पुरानी हिंदी को, जो हमारी पुरानी हिंदी थी, उसी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। चूँकि ये कथन है, याद करने की बात है, इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। आरंभिक हिंदी को अवहट्ट किसने माना। जो आरंभिक हमारी हिंदी थी, जो प्राचीन हमारी हिंदी थी, उसी को अवहट्ट किसने माना, तो भोला शंकर व्यास जी ने। ठीक है। फिर प्रश्न है अवहट्ट भाषा की प्रधानता विक्रमी संवत 7वीं से 11वीं सदी तक रही और वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई, किसने कहा। ठीक है। मतलब जो हमारी अवहट्ट भाषा की प्रधानता जिस भाषा की थी, जिस काल में अवहट्ट भाषा की प्रधानता थी, वह काल कौन था? विक्रमी संवत 7वीं से 11वीं सदी तक था और वह पुरानी हिंदी में धीरे धीरे परिणित हो गई, मतलब उसका रूपांतरण हो गया। यह बात किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न आ रहा है पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। कौन सी पुरानी हिंदी में परिणित हो गई? अवहट्ट भाषा। ठीक है। तो यह बात किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। ठीक। फिर यहाँ देखिए उसी तरह का प्रश्न आ रहा है पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग अवहट्ट भाषा के लिए किसने कहा। तो देखिए इस वाक्य में अवहट्ट भाषा की प्रधानता विक्रमी संवत 7वीं से 11वीं सदी तक रही और वह पुरानी हिंदी में परिणित। तो जो पुरानी हिंदी है, यह शब्द जो आ रहा है किस में आ रहा है? यह आपका इसी वाक्य में आ रहा है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के शब्दों में आ रहा है। तो वही शब्द आ रहा है कि पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग अवहट्ट भाषा के लिए किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। क्लियर हो गया। फिर देसी भाषा को अवहट्ट किसने कहा। जो हमारी देसी भाषा थी, तो उस देसी भाषा को अवहट्ट किसने कहा, तो इसको जो है विद्यापति जी ने कहा। अवहट्ट को मधुतर भाषा किसने कहा, तो विद्यापति जी ने कहा है। ठीक है। अवहट्ट को मधुतर भाषा किसने कहा, विद्यापति जी ने कहा है। ठीक है। आगे है री का प्रयोग लेखन में कब आया। मैंने आपको इसके पूर्व वीडियो में सब बता चुका हूँ व्याकरण में कि री का प्रयोग कब आया, तो अवहट्ट भाषा काल में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिएगा। उस नोटबुक में इस तरह से पूरे हमारे तीनों वीडियो का जो है 10वां, 11वां, 12वां जो अवहट्ट भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, सबका नोटबुक बना लीजिएगा। उसमें आपको ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, केवल आप देख लेंगे, आपको स्मृति में आ जाएगी। री का प्रयोग लेखन में कब आया, अवहट्ट भाषा काल में। किस काल में आया? अवहट्ट भाषा का। मैंने आपको उसको बताया था कि री का प्रयोग
अपभ्रंश भाषा काल में भी होता था, लेकिन इस रूप में नहीं होता था। उसको एतु के रूप में कहते थे। ऋतु को क्या कहते थे? एतु कहते थे। लेकिन ये ऋ का जो रूप है, ये ऋतु शब्द का प्रयोग जो है हमारा अवहट्ट भाषा के काल में आया। ठीक है। संस्कृत के तिङन्त क्रिया के स्थान पर कृदंत क्रिया का विकास किस भाषा काल के में आरंभ हुआ? संस्कृत के तिङन्त क्रिया के स्थान पर कृदंत क्रिया रूप का विकास किस भाषा काल में आरंभ हुआ? तिङन्त और कृदंत क्रिया में थोड़ा सा अंतर हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे संस्कृत में एक वाक्य होता है कि रामः पुस्तक पठति, रामः पुस्तकम पठति। ठीक है। ये जो पठति जो क्रिया है, ये आपका तिङन्त क्रिया है। कौन क्रिया है? तिङन्त क्रिया है। इस पठति का जो अर्थ होता है, ति जो ये है, इसका मतलब है पढ़ता है। क्या है? पढ़ता है। ये हमारा क्रिया रूप है। ठीक है। इस जो पठति, पठता, पठन्ति, ये जो आता है नहीं क्रिया के अंत में, तो ये जो ति अंति आता है, पठति, पठता, पठन्त, ये जो है तिङन्त क्रिया का रूप है। लेकिन बाद में जो है, जब हमारा अपभ्रंश और अवहट्ट काल आया, तो इस तरह से हो गया जैसे कि पढ़ने वाला। क्या हो गया? पढ़ने वाला। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने वाला हो गया, या पढ़ाई हो गया। ठीक है। या चढ़ाई हो गया। तो ये ऐसे जो शब्द हैं, ये कृदंत क्रिया के रूप हैं। किसके रूप हैं? कृदंत क्रिया के रूप हैं। तो जो आपका ये काल आया, अब अवहट्ट काल आया, तो इसमें जो है तिङन्त क्रिया के बदले में जो है कृदंत क्रिया का आविष्कार अधिक हुआ और प्रचलन में आना शुरू हुआ। ठीक है। इससे हमारी क्या हुआ? इससे हमारा जो संस्कृत भाषा जो कठिन रूप था, जैसे रामः पुस्तकम पठत, तो ये जो कठिन रूप था संस्कृत का, ये धीरे धीरे सरल होने लगा। और जैसे पठत के जगह पे पढ़ने वाला हो गया, पढ़ाई हो गया, चढ़ाई हो गया, इस तरह से शब्दों का निर्माण होने लगा। और धीरे धीरे हमारी हिंदी जो है क्या होने लगी? सरल और आधुनिक हिंदी के रूप में परिवर्तित होने लगी। तो कह रहा, संस्कृत के तिङन्त क्रिया के स्थान पर कृदंत क्रिया का रूप का विकास किस भाषा काल में आरंभ हुआ? तो अवहट्ट भाषा काल में हुआ। फिर है, भाषा में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? माने आज के डेट में भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सर्वाधिक जो है देवनागरी लिपि हमारे भारत में बोली जाती है, जिसको हम हिंदी भी कह सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भारत की राजभाषा है? ये जो है थोड़ा सा इधर उधर का भी प्रश्न है, तो थोड़ा जानकारी के लिए मैं, चूँकि आप भाषा पढ़ा रहा हूँ, आपको हिंदी भाषा पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी भाषा को जो संवैधानिक रूप है उसको भी थोड़ा आपको पढ़ाना और आपकी नॉलेज में लाना, ये हमारा कर्तव्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भारत की राजभाषा है? तो 393वें अनुच्छेद में। किसमें? 393वें अनुच्छेद में। ठीक है। 3 4 3 मतलब 4 के आगे 3, 4 के पीछे 3। ठीक है। तो 3 4 3 मतलब 393वें अनुच्छेद में। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को। किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? सुमित्रानंद पंत जी हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। ये बहुत टिपिकल प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी आ जाता है तो दिमाग में नहीं आता है कि जो है कौन है कौन नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्र कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसी प्रकार जो है हिंदी विषय पे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? सुमित्रानंद पंत जी हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मीरा जो है सुभद्रा देवी वर्मा को कहा जाता है। इसी प्रकार कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जो हमारी डोंगरी भाषा है हमारे देश में, वो कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा में। आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा तेलुगु है। ठीक है। फिर है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह
है, भारत में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह मतलब परिवार कौन है, फैमिली कौन है, तो इंडो आर्यन भाषा समूह। कौन है? इंडो आर्यन भाषा समूह। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह, जैसे ये सबसे अधिक बोले जाने वाली है तो वहीं सबसे कम बोले जाने वाली, तो भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह परिवार है आपका चीनी तिब्बती भाषाई समूह। इसके विषय में अपना अपभ्रंश भाषा का जो पहला हमारा वीडियो, सबसे पहला वीडियो, उसमें आप जाएंगे तो इसके विषय में सविस्तार से आपको मिलेगा कि भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं, और उसमें सबसे अधिक भाषा परिवार कितने % बोले, ये सब उसमें आप पाएंगे। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, जो आष्ट्रिक भाषा हमारे देश में चलती है, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। जो जिड़ सांसड़ भाषयु सो मई कहू सारु, जो पालई सई मायू करू सो तरि पावऊ पार। जो जिड़ सासड़ भाषयु सो मई कहूँ सारु, जो पालई सई मायू करी सो तरि पायु पार। तो ये किसने का कथन है? ये कथन है आपका देवसेन का। किस कथन है? देवसेन का, जो अवहट्ट भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। फिर आगे देखिए, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। जो चीनी और तिब्बती भाषा समूह हमारे देश में है, उस समूह के भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद। क्या कहा जाता है? निषाद। अपभ्रंश भाषा के योग से राज सासानी भाषा का जो साहित्य रूप बना उसे कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के योग से मतलब संयोग से राज सासानी भाषा का जो साहित्य रूप उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा। ये सब भाषाओं का परिभाषा है। देवनागरी को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया? जो हमारी देवनागरी लिपि है जिसमें हम ये लिखे हुए हैं, इसको देवनागरी लिपि लैंग्वेज कहा जाता है, लिपि कहा जाता है, तो राइटिंग। तो इसमें जो है देवनागरी लिपि के राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। किस दिन किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इस नाते जो है 14 सितंबर को ही जो है हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? आगे देखिए, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक समान साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, चारणों ने नाम दिया। प्रादेशिक बोलियाँ मतलब जैसे अवधी, बंगाली, पंजाबी, ये हमारी क्या है? प्रादेशिक बोलियाँ हैं। इनके साथ ब्रज और मध्य प्रदेश का आश्रय लेकर, जो ब्रज भाषा है और मध्य प्रदेश की जो भाषा है उसका आश्रय मतलब सहारा लेकर एक समान साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई। एक जो है सामान्य साहित्यिक भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, चारणों ने नाम दिया। उसके जो है चारण लोग जो थे, उस चारणों ने उसको क्या नाम दिया? पिंगल भाषा। क्या नाम दिया? पिंगल। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। बंगारू बोली का किस बोली के निकट संबंध है? जो बंगारू बोली है उसका जो संबंध है किस बोली से जो है वो अधिक निकट है या सन्निकट है, उसके पास है या करीब है? तो बंगारू बोली का किस बोली के निकट संबंध है? तो खड़ी बोली, जो हमारी खड़ी बोली है उससे उसका ज़्यादा निकट संबंध है, मतलब एक तरह से दोनों पास पास और करीब करीब हैं। महाभारत की भाषा, जिस तरह उसकी अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत की जो भाषा है क्या है, जो है रामायण की क्या भाषा है? संस्कृत है। उसी तरह महाभारत की क्या भाषा है? संस्कृत ही है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसी जानकारियाँ आप लोग जब के दिमाग में आपके कंठस्थ होती रहेंगी तो आप लोग जो है हिंदी के बहुत ही बड़े मतलब जानकार हो जाएंगे और जो है अधिक आपकी हिंदी जो है बहुत ही समृद्ध हो जाएगी, हमारा गारंटी है। छोटे छोटी बात है लेकिन छोटी छोटी बातों से एक एक बूंद से समुद्र भरता है। उसी प्रकार एक एक जानकारी, एक एक शब्दों की जानकारी, एक एक वर्ड की जानकारी धीरे धीरे आपको हिंदी की तरफ ले जाएगा और आपकी हिंदी जो है समृद्ध करते जाएगा। फिर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की अशोधरा कैसा काव्य है? जो मैथिली शरण गुप्त ने अशोधरा लिखा है उस वह कैसा काव्य है? तो वह चंपू काव्य है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आता है कि मैथिली शरण गुप्त की जो अशोधरा है वह कैसा काव्य है? तो वह क्या है? चंपू काव्य है। मैंने इसके पूर्व के वीडियो में चंपू काव्य के विषय में बताया था कि चंपू काव्य क्या है? गद्य और पद्य का मिश्रण जिस काव्य में होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। आगे है बाहुबली रास किसकी रचना है? तो बाहुबली रास जो है शालिभद्र सूरी का है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बली और यहाँ साली एक तरह दिखाई दे रहा है। तो जो बाहुबली होता है वो क्या होता है, सूरवीर होता है, और भद्र होता है मतलब सज्जन होता है। तो जो बाहुबली होगा, बाहुबली जो होगा व्यक्ति वो कैसा होगा, वो सूरवीर होगा, भद्र होगा, नायक होगा, और साली भद्र सूरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो हमारा नायक है वो बाहुबली है। जैसे एक बाहुबली हमारे यहाँ पिक्चर चल रहा है, बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। तो बाहुबली का जो नायक है वो कैसा है, सूरवीर है, भद्र है मतलब सज्जन है। तो इस प्रकार से हम पकड़ लेंगे कि बाहुबली रास का जो रचनाकार है वो कौन है, सालिभद्र सूरी है। क्लियर। जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। जहाँ मन पवन, जहाँ पर मन और पवन मतलब हवा, न संचय जहाँ वहाँ पर संचालन न कर सके, और रवि शशि नहीं प्रवेश मतलब जहाँ रवि और शशि मतलब चंद्रमा का नहीं प्रवेश हो सकता है, ऐसी जो रचना है, इस रचना के कौन रचनाकार हैं, सरापा। कौन है, सरापा है। जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। ठीक है, आप यहाँ पर अवहट्ट भाषा का जो है दिग्दर्शन कर सकते हैं कि उस समय जो है अवहट्ट भाषा कैसे लिखी जाती थी। जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। आगे देखिए, इस तरह से प्रश्न जो है आते हैं कि किसका कौन रचना है और कौन रचनाकार हैं। तो इस तरह से आप लोगों को मैं एक दिग्दर्शन करा दे रहा हूँ, आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। फिर आगे है, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरख की छाया। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरस की छाया, अतजिया काम क्रोध लोभ, मोह संसार की माया। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरस की छाया, अताजिया काम क्रोध लोभ, मोह संसार की माया। ये इसके कौन रचनाकार हैं, गोरखनाथ हैं। कौन है, गोरखनाथ हैं। ठीक है, आगे है, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, ये किसकी रचना है, विद्यापति जी के है। यहाँ पर आप विद्यापति जी के रचनाओं का दर्शन कर सकते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, ये किसकी रचना है, विद्यापति जी की है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे, चल गज्जन नृप काज। पुस्तक जल्हड़ हाथ दई, चल गज्जन नृप काज, ये किसकी रचना है, चंदबरदाई का। चंदबरदाई जो है की जो प्रमुख रचना हो कौन है, पृथ्वीराज रासो। इसको याद रखिएगा। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे, चल गज्जन नृप काज। ठीक है, किसकी रचना है, चंदबरदाई की, पृथ्वीराज रासो की। आगे मैं जो है अवहट्ट भाषा और आदिकालिक कवियों का थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन करा दे रहा हूँ, और प्रश्न भी आ सकता है, इस नाते मैं जो है इसमें एक आध लाइन दिखा दे रहा हूँ कि जिससे आप लोग के दिमाग में सेट रहे। 12 बरस ले कुकुर जीवें, और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। 12 बरस ले कुकुर जीवें, और 13 ले जिए सियार, अब बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये किसकी रचना है, ये जगनिक का है, परमाल रासो। ठीक है, ये आल्हा खंड है जो हमारे उत्तरी भारत में जो है अधिक जो है इसको गाया जाता है। आल्हा खंड और आल्ह खंड भी कहते हैं। तो यह जो है जगनिक का है, ये कवि हैं, और परमाल देव रासो जो है इनकी प्रमुख रचना है। ये जो महोबा के आल्हा उदल थे, ये परमाल जो है एक राजा थे, परमाल देव। इनके जो सामंतवादी लोग थे, आल्हा उदल सामंतवादी योद्धा आल्हा उदल, तो ये जो है उन्हीं के दरबार में, परमाल राजा के देव के दरबार में रहते थे। तो वो जो है जगनिक जो है इस परमाल रासों में आल्हा उदल और परमाल का उन्होंने बहुत ही वीरतापूर्वक वर्णन किया है। आगे है, संस्कृत भाषा में कितने लिंग है। तो आप जानते हैं संस्कृत भाषा में कितने लिंग, मैंने बताया है कि 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, जो आपको अभ्रंश भाषा के काल में आते आते जो है नपुंसक लिंग का लोप हो गया। रुकमन पुनि वैसे ही मर गई, रुकमन पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत से सती भई। रुकमन पुनि, रुकमन मतलब रुक्मणी है, रुकमन पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत से सती भई। ये किसकी रचना है, कुतुबन की है। किसकी रचना है, कुतुबन की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये आलस्य जो लोग काम करने में मतलब ढिलवाही करते हैं या माने जो है काम करना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर जो है
मलुकदास ने एक रचना लिखा है जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। मतलब ये लोग जो है आलसी लोग जो है सोचते हैं कि सबका दाता भगवान है और देने वाला है, तो हमको काम करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। कर्म से ही जो है हमको सब कुछ मिलने वाला है। कर्म जो है क्या है, एक जो है हमारा कल्प वृक्ष है और वो जो है सारे मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इस नाते हमें सदैव जो है कठिन कर्म करते रहना चाहिए। कठिन कर्म का कोई विकल्प नहीं है और कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हमें हरदम जो है सतत और जागरूक होकर काम या कर्म करते रहना चाहिए। कर्म जो है एक कल्प वृक्ष के समान है जो हमारी सभी मनोकामनाओं और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इस नाते हमको जो है इस वाक्य पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ठीक है, दास मलूका कह गए सबका दाता राम। ठीक है, तो ये जो है उन पर एक जो है आलसी जो लोग हैं उन पर एक तरह से चुटकी लिए हैं मलुकदास जी ने। जानत है वह सृजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा। जानत होने वह जानता है, कौन? सृजनहारा, जो हमारा मालिक है, हमारा परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। जो कछु है मन मरम, जो हमारे मन में जो भी मरम है, जो बात है, वह सब जो है कौन जानता है? हमारा सृजनहारा मतलब हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। ये किसका है? नूर मोहम्मद का। इसमें खासियत यह है कि देखिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह जो है इन्होंने ये रचना चौपाई में किया है। देखने में लगता है कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन इसकी रचना करने वाले नूर मोहम्मद जी हैं जो आदिकालीन कवि हैं। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर आपने देखा, ये हमारा जो है अवध भाषा का 12वां वीडियो था, प्रश्नोत्तरी। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न मैंने इसमें सबमिट किया है। और अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स और मित्रों को जो है शेयर करना न भूलें। हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके बाद हम जो है हिंदी पर आते हैं, जो है हमारी आधुनिक हिंदी है, जिसमें आदिकालीन से हम आपको जो है प्रारंभ करेंगे पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।